Good morning, students. Today we'll continue our chapter number 6, Rural Administration. From page number 230, Responsibilities of Patwari. Now in this paragraph, we'll study about the responsibilities of Patwari. It is the responsibility of Patwari to report at once on all serious calamities affected the land or the crop and all the severe outbreak of the diseases amongst the man and beast. Now some responsibilities are given. पटवारी की कुछ responsibilities हैं. तो first responsibility is कि पटवारी को if anything, any serious calamity is there, कोई बहुत serious calamity आती है. Calamity means होता है disaster, कोई आता है, महामारी फैलती है on land or crop which affect the land and crop, जो land और crops को affect करती है, तो पटवारी को ये report देनी होती है to the government. इसके अलावा ही हैज़ टू एनी इफ देयर इज़ एनी डिजीज़ अमंग द मैन और बीस्ट, जानवरों में या ह्यूमन बीइंग में कोई डिजीज़ फैलती है, इसके बारे में भी पटवारी को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी होती है. ही और शी मस्ट एड द हेडमैन टू रेवेन्यू कलेक्शन एंड ही और शी कीप्स अ डायरी एंड द वर्कबुक. द एंट्री शुड बी मेड ऑन द डे ऑन विच द इवेंट कम टू बी नोटिस ऑफ पटवारी. पटवारी ऑल्सो पटवारी हेल्प करता है विलेज हेडमैन की, पंचायत जो सरपंच होता है उसकी हेडमैन की हेल्प करता है इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट करने में. रेवेन्यू मीन्स होता है टैक्स कलेक्शन में. इसके अलावा पटवारी एक डायरी मेंटेन करता है इन विच वो सारी एंट्रीज मेंटेन करता है जो भी पटवारी को जिस इवेंट के बारे में, जिस घटना के बारे में, जिस दिन उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो उसे अपने डायरी में एंट्री करता है. The Patwari is responsible for the safe custody of all the record, maps and equipment of the area that are in his or her charge. कि पटवारी के चार्ज में जो एरिया है, पटवारी उसका पूरा मेंटेन रिकॉर्ड करता है. सारे मैप्स की किसके पास कितनी ज़मीन है, उसके पूरे मैप्स होते हैं, कौन से रिकॉर्ड हैं, कितना मेजरमेंट है उस ज़मीन का, उसमें कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं. तो all these records are with पटवारी. In the workbook, he or she enters the work done by her or him each day. Farmers change their crop cultivation by them, or facilities like well and tube well may be dug at place where they did not exist earlier. इसके अलावा पटवारी अपनी जो वर्कबुक है, जो उसकी डायरी है, उसको मेंटेन करता है कंटिन्यूसली. एवरी वर्क डन बाय ईच डे, हर दिन जो वो काम करता है उसकी एंट्रीज उसकी डायरी में होती हैं. इफ़ द एनी फार्मर कल्टीवेशन क्रॉप को फार्मर अगर चेंज करता है, उसका रिकॉर्ड भी पटवारी मेंटेन करता है. इफ़ इन विलेज एरिया, विलेज में कोई ट्यूबवेल डग करना है, वेल खुदवाना है, कुआं खुदवाना है, ट्यूबवेल लगवाना है जहाँ पे वो पहले नहीं था, इसकी इन्फॉर्मेशन भी पटवारी के पास होती है. Therefore it became important that the पटवारी keeps his or her record update. तो पटवारी के लिए it is very important to update his record. Her or his work is supervise the field Kanungo and the Sardar Kanungo and the circle revenue office. और पटवारी का another work is given here. पटवारी supervise करता है किसके work को, कानूनगो, सदर कानूनगो के work को, and circle officer के work को. The maintenance of land record by the Patwari includes map, etc. help to resolve any dispute in the village that is related to the property of its ownership. The record which are maintained by the पटवारी जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो हेल्प करते हैं किस पर्पज़ में, टू रिजॉल्व मतलब होता है सुलझाना. किसको सुलझाने में मदद करते हैं, डिस्प्यूट इन विलेज, गाँव में जो भी लैंड संबंधी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उसको सुलझाने में पटवारी के लैंड रिकॉर्ड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वन सच रिकॉर्ड इज कॉल्ड खसरा. ऐसे एक रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है, खसरा कहा जाता है. इट इज़ अ रजिस्टर्ड ऑफ हार्वेस्ट इंस्पेक्शन पड़ताल. द पटवारी कंडक्ट द फील्ड हार्वेस्ट इंस्पेक्शन इन द मंथ ऑफ October, February and April, wherein he or she records fact regarded crop growth, soil classification and cultivate capacity of a cultivator. The first 6 monthly inspections started from 1st of October and is called Kharif Partal, while the second commences from 1st of February is called Rabi Partal, and in the month of April the Zaid Partal is done. Now पटवारी जो है जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसे हम कहते हैं खसरा. और इसके अलावा पटवारी जो होता है हार्वेस्ट क्रॉप इंस्पेक्शन करता है एक मंथ ऑफ अक्टूबर में, सेकेंड इन फरवरी एंड थर्ड वन इज
इन अप्रैल। तो साल में 3 बार पटवारी जो हार्वेस्ट क्रॉप हो यानी फसल की कटाई के समय इंस्पेक्शन पर जाता है। तो पहला स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर को, जिससे नाम दिया गया है खरीफ पड़ताल के नाम से। इसमें खरीफ क्रॉप की कटाई होती है इस समय, तो इसे नाम दिया खरीफ पड़ताल। तो खरीफ में कौन सी क्रॉप आती है हमारी? खरीफ में हमारी आती है राइस। वाइल द सेकेंड कमेंस होता है 1 फरवरी, जिससे हमें रबी पड़ताल का नाम दिया है। रबी में क्रॉप आती है हमारी वीट, तो इस समय फरवरी मार्च में वीट की कटाई का टाइम होता है। नेक्स्ट वन इज ऑन अप्रैल, दैट इज जायद पड़ताल। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, the khasra number of plot number given to a specific piece of land in the village. The khasra number is the village are created once and settlement for the village start. कि खसरा नंबर, जैसे हम शहरों में प्लॉट नंबर देते हैं, उसी तरह गांव की ज़मीन को एक नंबर अलॉट किया जाता है। द नंबर ऑफ प्लॉट नंबर इज़ गिवन स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड। हर ज़मीन को एक नंबर दिया जाता है, वो उसका खसरा नंबर होता है। जहाँ से गांव शुरू होता है वहाँ से ये खसरा नंबर देना स्टार्ट किया जाता है। The settlement officer takes the village as a whole on its map, start from the northeast and allot a number to each in every plot in each direction to reach the northeast direction again after allotting a number to each plot in all the direction. कि सेटलमेंट ऑफिसर जो होता है, जो खसरा नंबर अलॉट करने का काम करता है, वो अपने मैप के अकॉर्डिंग, जो उसका मैप स्टार्ट होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्ट जो विलेज की डायरेक्शन है वहाँ से वो प्लॉट नंबर देना अलॉट करना शुरू करते हैं, और उसके बाद एक के बाद 1-1 के अकॉर्डिंग उन्हें खसरा नंबर अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ऑल इंडियन स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। एट द एंड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन is the district collector and the deputy commissioner. The districts are further subdivided to facilitate administration. These subdivisions are known as तहसील और तालुका etc. Now जो स्टेट है उसको हमने तहसील में डिवाइड किया है। स्टेट को हम तहसील में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं। एट द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और या फिर हम इसे कह सकते हैं डिप्टी कमिश्नर, इज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे हेड पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। देन डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड, डिस्ट्रिक्ट को हम और छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे तहसील एंड तालुका। दीज आर हेडेड बाय द ऑफिसर अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नोन एज तहसीलदार, कानून, लेखपाल और पटवारी। कि डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और जो हमने डिस्ट्रिक्ट को और छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है तहसील और तालुका में, तो इसमें भी कुछ ऑफिसर्स बनाए जाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर वर्क करते हैं, जैसे कि तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल या पटवारी। These officers resolve the dispute. Moreover, they supervise the work of patwari and check that the land revenue is properly assessed and collected by them. कि ये जो ऑफिसर्स हैं ये लैंड डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम करते हैं, गांव में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, और वो पटवारी के वर्क को चेक करते हैं कि पटवारी ने अपने रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन किया है कि नहीं। तहसीलदार ऑफिस इज वंस अ प्लेस वेयर लैंड डिस्प्यूटेड आर हर्ड। कि तहसीलदार का ऑफिस होता है जहाँ पर लैंड डिस्प्यूट यानी ज़मीन से संबंधित जो भी मामले होते हैं गाँव के, वो सब तहसीलदार ऑफिस में उनकी सुनवाई होती है। If the party involved are not satisfied with the decision that go to the district court, but such cases are very rare as generally land dispute are settled at the local level itself. कि अगर पार्टी, जो दो पार्टीज़ के बीच में लड़ाई है, अगर कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है उस डिसीजन से जो तहसीलदार ऑफिस में लिया गया है, देन दे गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वो उससे आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। बट ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, जनरली इस डिस्प्यूट को इस तहसीलदार लेवल पर ही सुलझा लिया जाता है। न्यू इनहेरिटेंस लॉ। व्हेन इट कम्स टू इनहेरिटेंस द एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, इट इज जनरली द मैन हु बेनिफिट। इन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड अमंग द सन ऑफ अ फैमिली व्हाइल द डॉटर आर एक्सक्लूडेड। To remove this discrimination, the government has changed the existing law of inheritance. It is known as the Hindu Succession Amendment Act 2005. It came into the force on September 2005. Now, inheritance law जो है गवर्नमेंट ने, इनहेरिटेंस लॉ ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी यानी खेती की जो ज़मीन है उसको इनहेरिट करना यानी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका बंटवारा करना, जो जनरली जो एज हमारे जो इंडियन कल्चर में जो प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ डिवाइडेड अमंग द सन, परिवार के लड़कों में बांट दी जाती है,
और गर्ल्स को, जो लड़कियां होती है फैमिली में, उसको एक्सक्लूड, हटा दिया जाता है, उसे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलता। बट गवर्नमेंट ने इस डिस्क्रिमिनेशन को, ये जो भी डिफरेंस था, भेदभाव था, इसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया जिसे नाम दिया गया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में बनाया गया, और इसे स्टार्ट किया गया 9 सितंबर 2005 को। The 2005 Act bring all agricultural land at par with the other property and make Hindu women's inheritance right on the land legal equally to those men of the status। कि अकॉर्डिंग टू दिस इनहेरिटेंस लॉ, ये जो नया कानून आया हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें जो भी एग्रीकल्चर लैंड थी यानी खेती वाली लैंड थी, और इसके अलावा अदर प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें वुमेंस का भी इक्वल राइट दिया गया है एज द मेन ऑल द स्टेट, कि जितना लड़कों का अधिकार है अपने पिता की प्रॉपर्टी में, उतना ही डॉटर्स का भी उतना ही अधिकार है। This can benefit millions of women depend on the agriculture for their survival. The act also give all daughters, married or not, the right to reside and seek partition of the family house। कि according to this law, इस कानून के आने के बाद जो वुमेन्स थी, जो एग्रीकल्चर लैंड पे डिपेंडेंट थी, जिनका कोई सहारा नहीं था, उनको काफ़ी हेल्प मिली है। और ये जो एक्ट है, चाहे वो लड़की मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उसको ये राइट है, उसको अधिकार है कि वो अपने पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें अपना अधिकार मांग सकती है। Earlier, married women did not even have a right to reside in the parents' home, and unmarried daughters have residence but no right in parental property। कि अर्लियर, पुराने समय में जो हमारी अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि विमेंस को, कोई मैरिड वुमेन को कोई अधिकार नहीं था पिता की संपत्ति में, पिता की प्रॉपर्टी में, और जो अनमैरिड डॉटर्स थी, जो बिना शादीशुदा लड़कियां थी, वो भी कोई अधिकार नहीं रखती थी अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी में। दिस लॉ इज हेल्प द विमेन to be a par with the men as far the agricultural land and the residential property is concerned। बट इस कानून के आने से जो विमेंस हैं उनको बहुत हेल्प मिली है, उनको पूरा अधिकार मिला है कि वो एग्रीकल्चर लैंड यानी खेती वाली ज़मीन पे भी, और जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसमें भी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार होती है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। I hope all of you understood the chapter. Thank you very much and have a nice day.